नमस्कार सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Anjaji. Very wrong time to be talking again, and but these are testing times. But these are important topics for Bharat also. Let's discuss it. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अगर इज़राइल के लिए देखें तो बहुत ही मुश्किल वक़्त है उनके लिए, लेकिन इज़राइल एक ऐसा देश है जो हमास की, हिज़्बुल्लाह की, फ़िलिस्तीन की ईंट से ईंट बजाकर ही दम लेगा। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप चाइना में बैठे हुए हैं, पूरे दुनिया में किस तरह से इस वक़्त जियोपॉलिटिक्स चल रहा है, सब समझते हैं आप। भारत में कांग्रेस जो सबसे पुरानी पार्टी है, वो हमेशा वैसे ही फैसले लेती है जो मोदी सरकार से उलट होते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हम इज़राइल के साथ हैं मुश्किल वक़्त में, लेकिन कांग्रेस ने सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ हैं, हिज़्बुल्लाह के साथ हैं, मतलब तो यही हुआ। तो आखिर कांग्रेस की ऐसी मजबूरी क्या है कि उन्हें हमेशा दूसरे पाले में ही खड़े होना होता है, जहां पूरा देश खड़ा होता है, उससे उलट ही वो नजर आते हैं? अंजू जी, देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस जो है ना, इसका इतिहास भी समझना पड़ेगा और करंट सिनेरियो भी समझना पड़ेगा। हम करंट से शुरू करते हैं, फिर इतिहास की तरफ चलेंगे। करंट में उनका एक ही चीज है कि भाई जो मोदी जी करेंगे मैंने उसका उल्टा करना है। अगर मोदी जी भारत की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान की बात करते हैं। अगर हम पाकिस्तान को ठोकने की बात करते हैं तो ये चाइना की तरफ चले जाते हैं। चाहे एक कभी भी भारत और भारतवासियों के साथ नहीं खड़े होते। मैं जब भारत की बात करता हूं, भारत मीन्स सनातन धर्म यहां से पैदा हुआ, यहीं से शुरू हुआ। ये सनातनियों की जगह है। वो क्या कहते हैं, हम सनातन को खत्म करेंगे, हम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। ये आप समझते हैं, हमने सारा रीसेंट जो सिनेरियो है वो हमने देख लिया, इनका इनका भी और इनका जो सारा इकोसिस्टम है, जो ये लेफ्ट विंग वाले हैं, ये सारी एक ही बात बोलते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आदि काल से जिसका ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत हो सकता है, ये भोले भंडारी बोल के गए हैं। ये उसको बोल रहे हैं कि भाई मैं आपका अंत करूंगा। कोई बात नहीं, ट्राई करने दो इनको। ये तो है इनका प्रेजेंट, दैट मीन्स मोदी नफरत में, हिंदू नफरत में ये इतना गिर चुके हैं कि अब ये कुछ भी देखते नहीं है। ये सिर्फ उसी रास्ते पे चलते जा रहे हैं कि तुष्टीकरण, कैसे हमने मुसलमान की वोट लेनी है, कैसे हमने उग्रवादियों की वोट लेनी है और कैसे उनके दम पर हमने सरकार बनानी है। अब इसका रीजन क्या है? रीजन है, जैसे आपने एक बार शो किया था कि खालिस्तानियों ने केजरीवाल को सपोर्ट किया कि भाई तुम्हें हम जिता कर देंगे आपको पंजाब। वो जीत भी गया वहां पर लैंडस्लाइड। अभी इन्होंने भी वही काम किया है कि अगर केजरीवाल पंजाब जीत सकता है तो क्या हम उग्रवादियों की सपोर्ट कर कर क्या हम भारत नहीं जीत सकते? तो अब इन्होंने वही फॉर्मूला पकड़ लिया कि भाई ये हो सकता है कि विनिंग फॉर्मूला हो जाए। मोदी जी को तो हम अपने बलबूते पे तो हरा नहीं सकते, क्योंकि जो परफॉर्मेंस है उनकी, भारत के लोग और दुनिया के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। दे हैव नो चांस। सो व्हाई नॉट ट्राई अदर वे राउंड भी? अगर परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं जीत सकते, हो सकता है गोली के बेस पे हम जीत जाए। तो इन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया जो उग्रवादी हैं, खालिस्तानियों को इन्होंने, वो केजरीवाल ने हाथ पकड़ा। इन्होंने हिजबुल्ला, हिजबुल्ला नहीं, मैं बोलूंगा कि एनी उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड, इन्होंने उनके साथ हाथ जोड़ लिया है। अब रीजन क्या है? हम हमेशा बोलते हैं कि संस्कार, आपने देखा हम बोलते हैं कि यार हमारा ना एक संस्कार है जो पिछले जन्मों से हमारे साथ चलता आ रहा है, वो चेंज करना बड़ा मुश्किल है। और ये राहुल गांधी का संस्कार कहाँ से आया है? अपने नाना से, दादी से, पिता से, माँ से। अब ये सारी जो मैं आपको इतनी जनरेशंस गिना दी, भाई पैलेस्टीन नाम की कोई कंट्री थी ही नहीं। इट वाज नॉन एग्जिस्टेंट। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, जो ये था अराफात, यसार अराफात है, उसने डिक्लेयर कर दिया कि हम ये एक पैलेस्टीन बनाएंगे। किसी ने वर्ल्ड में उसको एक्सेप्ट नहीं किया। सबने बोला नो, वी विल नॉट एक्सेप्ट यू। पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया, जो इतना पैलेस्टीन पैलेस्टीन आज करता है, उसने भी एक्सेप्ट नहीं किया। सऊदी अरेबिया ने एक्सेप्ट नहीं किया, मिडिल ईस्ट ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। किया तो किसने? भारत ने। और वो भी सबसे इंदिरा पहले गांधी के टाइम पे सबसे पहले पैलेस्टीन को जो एक्सेप्टेंस मिली है वो भारत की तरफ से है। अभी तो शुक्र करो कि राहुल गांधी ने ये नहीं बोल दिया कि तालिबान जो गवर्नमेंट है इसको भी मैं स्वीकृति दूंगा। क्या होता है हिंदी का वर्ड? वो मेरा थोड़ा सा वीक है चीजों में। हाँ, स्वीकार करूंगा। हाँ, स्वीकार स्वीकार करूंगा तालिबान की गवर्नमेंट को इन अफगानिस्तान। क्यों? ताकि उसकी भी सपोर्ट लेकर ये दोबारा गवर्नमेंट में आ जाएं। सो ये हालत है। और देखिए आप,
ये इतना ज़्यादा ये गिरी हुई पार्टी है कांग्रेस वाले। यासर अराफात जो है, ही वाज़ अ टेररिस्ट। उसने कितने लोगों को मारा है, ये डॉक्यूमेंटेड है। और हर एक कंट्री में, क्योंकि उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे उसको। और उसने बोला हुँ, था कि 103 कंट्री जो हैं, जो सारे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये सारे उग्रवादी कंट्री हैं। मैं इनको किसी को छोड़ूँगा नहीं। उसको आपने क्या दिया, इनकी दादी जो हैं, ग्रेट हुँ, ग्रेट इंदिरा गांधी, उन्होंने हुँ, पीस अवार्ड भी दे दिया था। जवाहरलाल नेहरू पीस अवार्ड दिया है अराफात को। यासर और जब अरफ़ात। इनके पिताजी बने, उन्होंने इंदिरा गांधी पीस अवार्ड दे दिया उस बंदे को। किसको? जिसने इतने या लोगों को मारा हो, जिसने सारी दुनिया में आतंक मचाने की, फैलाने फैक्ट्री बनाई हो, उसको इन्होंने पीस अवार्ड दे दिया। पीस इसमें कि इसलिए कि इन्होंने मुसलमानों की वोट लेनी थी। उस चक्कर में ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये तो इनका डीएनए है। तो इसलिए जो आप देख रहे हैं आज की डेट में, ये पुश्तों से चलता आ रहा है। राहुल गांधी चाहकर भी वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ब्लड के अंदर वो चीज़ जा चुकी है। इसके डीएनए का पार्ट है। ही कैन नॉट चेंज इट। बट आप देखिए, जब ये 15 साल पहले, जब ये गवर्नमेंट में था, रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही थी, तब ये बोलता था कि भई ये ये मुसलमानों के साथ हमें ये नहीं करना चाहिए, सारा पूरा भारत एक है, वी शुड ऑल वर्क टुगेदर, कोई हमने जाति वाला काम नहीं करना चाहिए। अब जब ऑपोज़िशन में है, जीतने के आसार ज़ीरो हैं, 10 से भी कम सीटों पे शायद ये निपट जाएँगे, कांग्रेसी है। अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया, हम मुसलमान के साथ भी हैं, हम ओबीसी के साथ हैं, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, बस हमें प्रधानमंत्री बना दो। तो ये इनका सच्चाई है और कुछ भी नहीं है। इट इज़ ओनली टू डिफीट मोदी जी। दे कैन जॉइन हैंड्स विद एनी एंटी नेशनल पार्टी, किसी के साथ भी इनको फ़र्क नहीं पड़ता। बेशक वो पाकिस्तान हो, बेशक वो चाइना हो, बेशक वो दुनिया का सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन हो, ये सबके साथ हाथ जोड़ मिलाने को तैयार हैं कि आप हमें भारत दिला दीजिए, हम आपको वो दिला देंगे जो आप चाहते हो। ये तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, ये तो कश्मीर दे देंगे, आप कश्मीर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें प्रधानमंत्री बना दो। ये तो इनका हालत है। पर सुमित जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब आपका देश डिसीजन ले चुका है, आपकी डिप्लोमैटिक पॉलिसी होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, आपके प्रधानमंत्री ऐलान कर चुके हैं कि आप इज़राइल के साथ हैं, फिर उस देश की अपोज़िशन की एक पार्टी उठकर ये ऐलान कर देती है कि हम तो हमास के साथ हैं, हिज़्बुल्लाह के साथ हैं या पैलेस्टाइन को समर्थन देते हैं। क्या मतलब है? चुप नहीं बैठ के रह सकती थी कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर? कम से कम देश के साथ तो एक साथ खड़े होना चाहिए था ना। अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बदलती, वहाँ प्रधानमंत्री, सरकारें, प्रेसिडेंट बदलते रहे, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बदलती। उस मुद्दे पर वो सबके सब एक रहते हैं और भारत में ये विरोधाभास देखने को मिलता है। अंशु जी, आप सोच के देखिए, भगवान ना करे, जो इज़राइल के साथ हुआ, अगर भारत के साथ हो गया होता ऐसा, ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ खड़े होकर मोदी जी के इन्होंने ये नहीं बोलना था कि इतने नुकसान हो गया हमारी लाइफ का, या इतना हमारा ये हो गया, वो कुछ नहीं। इन्होंने बोलना था मोदी को रिज़ाइन करना चाहिए, राजनाथ को रिज़ाइन करना चाहिए, गवर्नमेंट गिरनी चाहिए और इलेक्शन कर देने चाहिए। दिस हुँ, इज़ देयर स्टैंड। लेकिन आप इज़राइल का देखिए, जहाँ पर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है, शायद ऐसा हमने खौफनाक जो नज़ारे जो है वो पिक्चर्स हैं, नज़ारा तो एक गलत वर्ड है, जो हमने पिक्चर्स देखी हैं, जो किसी मंज़र के देखा। साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे देखिए आप, बेशक वो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं, बेशक वो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, सब गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं कि दिस इज़ अ मोमेंट ऑफ जॉइनिंग टुगेदर एंड और हमास को हमने जड़ से खत्म करना है। आपने कोई भी ऑपोजिशन लीडर्स की, किसी भी मेंबर की, ये भी नहीं कि जो छोटा एमएलए हो, उसकी कोई उल्टी स्टेटमेंट आ गई हो, आपने नहीं सुनी कहीं भी। पूरे सोशल मीडिया में, पूरे टीवी पे एवरीबॉडी इज स्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट। और आप देखिए वहां पे किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपना खून दान करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें 5-5 घंटे लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं नेशनलिज्म, कि जब आपके कंट्री के ऊपर कोई बात आए, आप सारे इकट्ठे होके खड़े हो जाओ। भई आप हुँ, सोच के देखिए, पाकिस्तान ने हमारे साथ जब यहाँ पर किया, हमला किया 2019 में, और हमने जाकर वहाँ पे सारे उनके जो कॉकरोचेस थे, उनको मार के आ गए। और कौन बोल रहा है? राहुल गांधी बोल रहा है कि हमें प्रूफ दीजिए, मोदी हुँ, जी ने ये काम किया ही नहीं। दैट मीन्स आप अपनी ही आर्मी को बोल रहे हो, आप निकम्मे हो, आप कोई काम नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं, इससे ज़्यादा घटिया और एंटी नेशनल कोई पार्टी हो ही नहीं सकती। और ये आईएनसी, इसका तो पूरा फॉर्म ये है कि इंदिरा नेहरू चोर। भी जिनका डीएनए ये है, उन्होंने नाम भी वही रखा हुआ है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इंदिरा नेहरू चोर थे, यही है और यही कुछ ये करेंगे।
आप देखिए ये सिर्फ कुर्सी लेने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं। ये भारत के साथ नहीं खड़े, भारत के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े और जो हमास के साथ खड़ा हो सकता है, वो इसका मतलब है कि वो किसी भी हद तक इससे नीचे गिरने की अब कोई लिमिट नहीं रही। भी आप ह्यूमन बीइंग्स के साथ नहीं खड़े हो, आप जानवरों के साथ खड़े हो। और ये इनकी मानसिकता को दर्शाता है कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट दीस पीपल हैव बिकम। और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक माइंडसेट है भारत के लिए। आप सोच के देखिए, जब आप ऐसी बातें बोलते हैं कि हम हमास के साथ हैं, दैट मीन्स आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ खड़े हैं। भारत के अंदर भी हमास जैसी बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं और लोग हैं, जो अभी सिर्फ लो प्रोफाइल में बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ मौका चाहिए। जो राहुल गांधी बोलता है हमेशा बार-बार कि 2024 में हम आएँगे, हिंदुओं को सबक सिखाएँगे परमानेंटली। अब आप समझ सकते हो कि ये लैंग्वेज कौन-सी है, ये वही लैंग्वेज है जो हमास बोलता है और जो भारत के हमास के लोग भारत में बैठे हैं, वो इसी की जो वेट कर रहे हैं वो, कि हमें मौका मिले और हम वही काम करें जो हमास इज़राइल में कर रहा है। ये इसलिए मैं बोलता हूँ बार-बार, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक कार्ड है, जो कांग्रेस खेलने की कोशिश कर रही है और भारत की सरकार इसको कैसे टैकल करेगी, ये देखने वाली बात है। इज़राइल तो कर देगा, बिकॉज़ फॉर इज़राइल इट इज़ वेरी ईज़ी। इज़राइल हुँ। और गाज़ा में एक डिफरेंस है, एक बॉर्डर है, वहाँ जाके बॉम्बार्ड करना है, आप कर सकते हो। भारत में आप कैसे करोगे? दिस इज़ समथिंग व्हिच हैज़ टू बी सीन, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और सुमित जी, आप जो बाकी विपक्षी पार्टियां हैं, हम बोल देते हैं इंडिया अलायंस, लेकिन जो पार्टियां उसमें नहीं भी है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, उसकी जुबान सुन लीजिए कि कब से फिलिस्तीनियों को दबा कर रखा हुआ है, हमास जो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है। फिर आप महबूबा मुफ्ती को देख लो, वो जिस तरह की स्टेटमेंट दे रही थी कल हमास को लेकर, ऐसा लग रहा था कि वो भारत को सुना रही हैं पाकिस्तान के मद्देनजर। मतलब उनकी जुबान इस तरह की थी, उनको बोलने का मौका मिल गया। तो समझ में ये नहीं आता है कि ये लोग इस देश में रहते हैं, इस देश के पासपोर्ट पर ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, इसी देश का खाते हैं। तो ये सुर क्यों है जो कि हमास के साथ जुड़ रहा है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में, वहां पर बाकायदा रैली निकाली जाती है, नारे लगते हैं। आप सोचिए कि किसके लिए? क्योंकि दर्द हो रहा है कि हमास के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो और छाती पीटेंगे जब से हमास की ठुकाई हो रही है। आप देखो किस तरह से इजराइल ने कह दिया, पहले तो हमें छेड़ो ना, छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। अब तो उसी हुँ, पे काम चल रहा है। तो आप ये सोचिए कि बड़ा अजीब लगता है कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी संगठनों के इतने हमदर्द क्यों हैं? अंजू जी, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ इसमें। जिस दिन हमास ने अटैक किया, आप देखिए पटाखे बजाए गए, पूरे मुस्लिम हाँ। वर्ल्ड के अंदर। बेशक वो वाली कंट्रीज़ भी जो कहती थी कि हमने इज़राइल के साथ अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना है, हमने हुँ, डिप्लोमैटिक रिलेशंस बनाने हैं, उस कंट्रीज़ के अंदर भी पटाखे बजाए गए, भारत के अंदर भी पटाखे बजाए गए, शहनाइयाँ बजाई गई, जैसे पता नहीं क्या इन्होंने चंद्रमा पे पहुँच गए हों। हुँ। और अगले दिन जैसे ही ठुकाई होनी शुरू हुई है, विक्टिम कार्ड बाहर निकाल लिया कि देखिए जी वहाँ पर जो है मुसलमान नहीं बोलते, ये बोलते हैं मासूम लोगों को मारा जा रहा है। मासूम लोग? ये मासूम लोग हैं जो जाकर वो दूसरे कंट्रीज़ की औरतों को उठा के लेके आ गए और उन्हें बोलते हैं कि ये सब प्रोस्टिट्यूट्स हैं, अब इनको हम वो हाल करेंगे, जो ये हमेशा याद रखेंगे, बच्चों के सिर काट दिए आपने, इसको आप मासूम बोलते हो? और उनके साथ ये जो वसी है या मुफ्ती मोहम्मद है, ये जिसकी बेटी है, क्या नाम है उसका? महबूबा, महबूबा मुफ्ती। आई डोंट नो हुँ, किसकी महबूबा है ये, लेकिन महबूबा है, वो अब उनका दर्द दिखना शुरू हो गया इनकी स्टेटमेंट्स के अंदर, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके जो ब्रदर्स हैं ना, ब्रदरहुड के, ये ऊपर जाने वाले हैं इसी बात का दर्द है। भी और ये दर्द क्यों है? क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो आज इज़राइल वहाँ पे कर रहा है, एक दिन भारत भी ये कुछ करेगा इनके साथ, दे नो इट और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। और मैं तो यहाँ चाइना में बैठा हूँ, मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कैसे इन लोगों का सॉफ्टवेयर परमानेंटली अपडेट किया जाता है एंड मैं अब भारत में कल मेरा शो था नाज़िया इलाही खान के साथ एंड आई वाज़ आस्किंग हर द सेम थिंग कि ये जो पागलपन है, जो हम देखते हैं मुसलमानों के साथ पूरे दुनिया में कि हुँ। जैसे ही कुछ ये करते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। जब जब इनके साथ वही चीज़ होनी शुरू होती है, ये विक्टिम कार्ड खड़ा कर देते हैं और सारे जो इनके मर्द हैं, वहाँ पर हमास वाले, वो सारे घरों में छुप गए हैं, लेडीज़ को, बच्चों को सड़कों पे खड़ा कर दिया, ढाल बनाकर, ताकि कोई इनको शूट ही ना कर सके और इज़राइल ने बोल दिया हमने देखना नहीं कौन खड़ा है। नाउ दिस इज़ वॉर, देयर इज़ नथिंग टू डू हमने किसी को छोड़ना नहीं है, बेशक वो औरतें हैं, बच्चे हैं और इसी बात का दर्द है इनको कि भई इतना बड़ा बेस जो पूरे दुनिया में हम आतंक को फैलाने का इन्होंने पैलेस्टाइन नाम का चीज़ एक जानवर बनाया था,
वो तो खत्म होता जा रहा है और इज़राइल छोड़ेगा नहीं, इसी बात का दर्द है इनको। और ये तो मुझे जो नाज़िर जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी कि ये तो 1400 सालों से होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी किताब में लिखा है और ये किताब को फ़ॉलो करते हैं। ये उसके अलावा कुछ देखते ही नहीं हैं। इसलिए ये हुँ। पागलपन को खत्म करने का एक ही तरीका है कि इनके मदरसे बंद किए जाएँ और इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। और उन्होंने मुझे बोला, सुमित जी ये आप ही कर सकते हो, क्योंकि आपके पास चाइना का फ़ॉर्मूला है। आप प्लीज़ भारत में आके मोदी गवर्नमेंट को दीजिए चाइना का फ़ॉर्मूला, तभी ये सीधे हो गए, अदरवाइज़ हमारे लिए ये दिक्कत क्रिएट करने वाले हैं। ये सारे हमास को फ़ॉलो करने वाले, उसके साथ हमदर्दी रखने वाले, ये भारत के अंदर हमास के स्लीपर सेल्स हैं। वो बेशक मुफ्ती हो, बेशक वो ओवैसी हो, ये सारे वही मेंटालिटी के लोग हैं, मदरसा छाप। और ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ़ पागलपन का रस। मदरसा का मैंने पहले बोला आपको, मदरसा मीन्स मैड रस, पहले 2 वर्ड्स। पागलपन का रस जहाँ पिलाया जाता है उसको मदरसा बोलते हैं। जब तक आप, जैसे असम में आप बंद कर रहे हो, जैसे पूरे भारत में आप बंद नहीं करोगे, ये पागलपन खत्म नहीं होगा। आप यहाँ पर टेररिज़्म का इतना बड़ा गढ़ ये बना के तैयार कर रहे हैं अपने कंट्री में, इसको सँभालना मुश्किल है। एंड आई होप कि मोदी जी इसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन लें और इसका निपटारा करना शुरू करें, जैसे इज़राइल कर रहा है आज की डेट में, और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सुमित जी, अब दुनिया एक तरह से 2 हिस्सों में बँट गई है, इज़राइल और हमास को लेकर। यूएसए भी इज़राइल के साथ है, अब तो इटली ने भी खुलकर कह दिया है कि वो इज़राइल के साथ हैं और हमास ने ही युद्ध शुरू किया है, हमास ही इस पूरे युद्ध के लिए ज़िम्मेदार है। तो जब इस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर बात हो रही हो, उसके बीच में कांग्रेस का कूद जाना और फिर ऐसे में आपको नहीं लगता कि भारत की इमेज को ही नुकसान पहुँचता है कि देखिए इनकी कंट्री में ऑपोज़िशन किस तरह की बातें करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या इंटरनेशनल मुद्दों पर ये लोग एकजुट नहीं हो सकते और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। क्या मैसेज गया होगा कांग्रेस के इस स्टेटमेंट के बाद? अंजू जी, मुझे ना खुशी भी है कि कांग्रेस ने अपना जो सही चेहरा है, वो दुनिया के सामने रख दिया और भारतीयों के सामने भी रख दिया। मुसलमान तो हमेशा ही कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि जैसे ये तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो इसको इसको छोड़ नहीं सकते। लेकिन हिंदू जुड़ जाएगा इस चक्कर में कि भई अगर ये हमास जैसे लोगों को, ये जानवरों को ये सपोर्ट करते हैं, कल को भारत में भी यही कुछ करेंगे, इट इज़ गुड फॉर अस। ये तो मोदी जी का रास्ता और ज़्यादा आसान कर रहे हैं। बट एज़ फार एज़ इंटरनेशनल इज़ कंसर्न्ड, मोदी जी के सामने ये जो राहुल गांधी है, ये इंटरनेशनल पप्पू, इसकी वैल्यू ज़ीरो है और इसके बाद तो और भी ज़ीरो हो जाएगी। इसे तो मुझे लगता है जो कांग्रेसी हैं वो भी सीरियसली नहीं लेंगे। पहले भी लेते नहीं थे, अब और इससे कन्नी काटेंगे कि भैया इससे दूर रहो, इससे हमारा जो वोट बैंक है वो कम से और कम हो जाएगा। और इन्होंने अपने आप को, लिटरली बता रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को इर्रेलेवेंट कर दिया है इस स्टेटमेंट के बाद। आपने पूरी दुनिया में सिवाय सिर्फ मिडल ईस्ट के जो कुछ उमा कंट्रीज़ हैं, उसकी हुँ, सपोर्ट के अलावा आपने पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री को हमास को सपोर्ट करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल। स्पेशली आफ्टर सीइंग जो जानवरपन इन्होंने किया है वहाँ पर, उसके बाद कोई भी इंसान जो है, वो हुँ, इनको सपोर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ़ गधे ही कर सकते हैं। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो अब किस कैटेगरी में आती है, इंसानों में आती है या गधों में आती है। अब गधों को सिर्फ़ गधे ही फ़ॉलो कर सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इनको फ़ॉलो करने वाले कौन हैं। हिंदू उस कैटेगरी में नहीं आता। अगर आता है और अगर कोई हिंदू इनको अभी अभी भी फ़ॉलो करेगा, तो वो कौन-सी कैटेगरी में आएगा उसको उसको ही अब डिसाइड करना है। बट अदरवाइज़ जो दिमाग या इंसानियत को समझने वाले लोग हैं, पसंद करने वाले लोग हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी को ना तो साथ दे सकते हैं, ना उसे वोट दे सकते हैं। और एज़ फार एज़ आप बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इमेज क्या जाएगी? हुँ। इमेज वही जाएगी जो मोदी जी बोलेंगे। क्योंकि दुनिया ये सुनना चाहती है कि मोदी जी क्या बोलते हैं, इनका स्टैंड क्या है। नोबडी टेक्स राहुल गांधी इन द इंटरनेशनल मार्केट सीरियसली एक्सेप्ट द लेफ्ट विंग, स्टैनफोर्ड एंड ऑक्सफोर्ड। सर, जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि जैसे हिंदुस्तान में 26/11 हुआ था, अमेरिका में 9/11 हुआ था, बिल्कुल वैसा ही आतंकवादी हमला हमारे देश पर हुआ है, ये उन्होंने कहा था। लेकिन 2008 में जो मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा था। सारे सबूत थे कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में पलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति के चलते ही कांग्रेस ने कोई भी स्टैंड नहीं लिया था। आपको याद होगा
बराक यस। ओबामा की किताब में भी ये सब कुछ लिखा गया है। और तब भी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी थी। 2008 में ये हुआ और 2009 में लोकसभा चुनाव होने वाले थे। अभी 2023 चल रहा है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस फिर से मुस्लिम तुष्टिकरण के चक्कर में फंस गई है। लेकिन ये जो ट्रेंड है, एक सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के लिए तो बड़ा खतरनाक है और देश के लिए भी खतरनाक है। पता नहीं कौन कौन से लोग अभी भी ये मानकर चलते हैं कि सेकुलरिज्म है ये। सेक्युलर का कोई मतलब ही नहीं है इसमें। हाउ कैन समबडी सपोर्ट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड से कि भाई ये सेक्युलरिज्म है? दिस इज नॉट सेक्युलरिज्म, दिस इज कॉल्ड सेल्फ गोल। और राहुल गांधी सेल्फ गोल करने में बचपन से माहिर है। उन्होंने किसी और का गोल कभी किया ही नहीं, अपना ही गोल करते आते हैं। लेकिन एज फार एज अभी आपने बोला कि भाई ये काम कर रहे हैं इंडियन नेशनल वाले, मैं आपको पहले बोला इनका डीएनए का पार्ट है। भैया आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक सारा कुछ तो इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए किया, लेकिन मुसलमान कभी भी खुश हुआ नहीं इनसे, कभी भी। क्योंकि उन्हें और चाहिए, उन्हें हिंदुस्तान चाहिए। उन्हें ये जो थोड़ी बहुत इनको ये दे देते हैं ना कि भैया अब हमें वोट दीजिए, हम आपको ये मदरसा खोल के दे देंगे, हम आपके जितने भी मौलवी हैं उनको एक वो पेंशन लगा देंगे, है ना? वक्फ बोर्ड जो है, जो वक्फ बोर्ड में जितने भी काम करते हैं उनको दे विल बी लाइक नेशनल सर्वेंट्स, है ना? जैसे मिनिस्टर्स को एक ओहदा मिलता है वैसे उनको दिया हुआ है। ये छोड़ थोड़ी-थोड़ी जिसको वोटियाँ बोलते हैं हम लोग, ये वही दे सकते हैं मुसलमानों को, सिर्फ़ उनका वोट लेने के लिए। भई सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान को किसने रखा? कांग्रेस ने। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ किसने बनाया? कांग्रेस ने। वो आज भी गंदी-गंदी गलियों में, गंदे घरों में वो रहते हैं, गंदे कपड़े डालते हैं, गंदा खाना खाते हैं, किसके कारण? और कभी भी वो पढ़ते-लिखते नहीं हैं। वो हमेशा गरीबी में रहते हैं, रीज़न बीइंग कांग्रेस के कारण। अब तो मुसलमान भी जो है, जो पढ़ लिख गए हैं, वो भी समझते हैं। जैसे मैं नाज़िर जी को बुलाता हूँ अपने शोज़ के ऊपर, द वे शी स्पीक्स, मेरे यहाँ भी आती है वो शोज। मैंने देखा उनको एंड शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू आल्सो। आई हैड अ लॉन्ग चैट विद हर यस्टरडे एंड आई टोल्ड हर कि भई मैं अंजू जी के शो के ऊपर जाना शुरू किया एंड शी वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ शी लाइक्स पीपल लाइक यू नो हू आर इंटेलेक्चुअल्स एंड शी इज़ अ इंटेलेक्चुअल पर्सन। और वो बोलती हैं मुझे कि हमें अगर जितना मुसलमान हिंदुस्तान में जिसका नुकसान किया है, वो थी कांग्रेस पार्टी और किसी ने हमारा नुकसान नहीं किया। और ये नुकसान होता जाएगा जब तक मुसलमान समझता नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुसलमान को समझना चाहिए कि क्या हमें ये जानवरपन चाहिए? क्या हमें रिजेक्शन चाहिए पूरी दुनिया से, या वी वांट टू कम इंटू द मेनस्ट्रीम एंड बिकम पार्ट ऑफ भारत। भारत का पार्ट बनिए। ये क्या आपने गज़वे हिंद का, ये कांग्रेस ने उनको भी नारा दिया हुआ है कि भई हम आपको गज़वे हिंद करके देंगे, हम सनातन को खत्म करेंगे। ये एक ऐसा पागलपन का चूरण है जो पाकिस्तान में भी चलता है और यहाँ कांग्रेस के भी पाले में यही चूरण है जो सबको बाँटते फिरते हैं। बट ये चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जाकर, कहीं न कहीं जैसे ये पढ़ लिख जाएँगे और थोड़ा-सा ऊपर आके दिमाग से सोचना शुरू करेंगे, जो भारत के मुसलमान हैं, कि भई हमें क्या किया गया? हमें मिला क्या? अब जो कश्मीरी है, उसको तक समझ आ गई है भी कांग्रेस ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, हमारी तरक्की अब होनी शुरू हुई है, पैसा हमें अब मिलना शुरू किया है और हम सुकून से रह सकते हैं। मैंने एक शो किया था, कश्मीरी लड़का है एक, उसके साथ एंड ही वाज़ सो हैप्पी कि ये 370 का जो ये स्यापा था हमारे यहाँ पे डाला हुआ 70 सालों से, जैसे ये खत्म हुआ है, हमने साँस लेना शुरू किया है। जैसे ही ये थोड़े से चोर जो हमें हमें बेवकूफ़ बना रहे थे, इनको जेल में डाला है या इन्हें नापा गया है। हम साँस ले रहे हैं, हम फ्रीली घूम सकते हैं, हमें उग्रवादी की तरह नहीं देखा जाता अब। वी आर सीन एज़ ह्यूमन बीइंग्स। शायद वो मॉडल पूरे इंडिया में दिखाने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कई बार श कश्मीरी लड़कों को अपने यहाँ पर शोज़ में बुलाता हूँ। दे आर इन्फ्लुएंसर्स, वो दूसरे लड़कों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहाँ पर और एक लहर मैंने देखा है वहाँ पर, बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल है। शायद उसको सैंपल दिखाकर हमें भारत में दिखाना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। आपको भी पढ़ लिख कर आगे निकलना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ये कभी होने नहीं देगी और इसलिए 24 में मुझे मेरी अपनी विश है, कांग्रेस का बिल्कुल सफाया होना चाहिए, 10 सीटों से भी कम इनके पास आनी चाहिए, तो इनको समझ आएगी कि हमने कौन-सी बंद गली में अपने आप को डाल दिया। और ताज्जुब इस बात का है सुमित जी कि जब ये महिला आरक्षण बिल आया था, पहले तो इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की सोनिया गांधी जी ने कि उनके पति का सपना था जो अब पूरा हो रहा है। तो सवाल तो ये था कि आपने क्यों नहीं पूरा कर दिया? जब राज्यसभा में आपने 2010 में इसको पास करवा लिया था, तो लोकसभा में क्यों नहीं लेकर आए आप? आज जिनके साथ अब गलबैयां हो रहे हैं, लालू प्रसाद यादव या मुलायम सिंह की पार्टी, चलिए अब मुलायम सिंह नहीं रहे, उनके बेटे हैं अखिलेश यादव, तो उस वक्त उनको क्यों नहीं मना लिया आपने? और फिर ओबीसी की बात उस वक्त उस बिल में नहीं की गई थी 2010 में, लेकिन आज की तारीख में जब मोदी सरकार ने इसे पास कर दिया तो कुछ तो कहना ही था। तो ये राग अलापना शुरू हो गई कि उसमें ओबीसी नहीं है, एससी एसटी नहीं है।
और जबकि खुद कहते थे जिसको देना है वो अपने आप दे दे। तो आप सोचिए, ये भी चाहते हैं, इन्हें भी उम्मीद मोदी सरकार से ही है, इन्हें भी लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है, इसीलिए मोदी सरकार से डिमांड कर रहे थे कि ओबीसी और एससी और एसटी को भी डाल दीजिए इसमें, हमारे बस का तो है नहीं। नहीं, इन्होंने देखिए बोलना तो ये था कि मुसलमान को नहीं डाला बीच में, तो इसलिए इन्होंने तो ओबीसी इसीलिए और बनाया एस था। बेसिकली तो ये चाहते हैं कि उसमें मुसलमान का नाम भी आए, ओबीसी भी आए, सब कुछ आए ताकि उन सबकी वोट इनको मिल जाए। भई हम्म, अगर इतना ही था तो 2010 में डॉक्यूमेंटेड है, सोनिया गांधी की खुद की स्टेटमेंट है कि ओबीसी को बिल्कुल। डालने की ज़रूरत नहीं है। शी हम्म, इज़ ओपनली सेइंग दैट। और अब जब ऑपोज़िशन ऑपोज़िशन अब तो जो सरकार में है बीजेपी, अब जब सरकार ने ये काम कर दिया, तो एक तो ये हमारा सपना था, ऊपर से उनको डाला क्यों नहीं? सिर्फ़ इसलिए कि हम्म, उनकी वोट चाहिए, हिंदू को बाँटना है। हिंदू बटा नहीं, गला कटा नहीं। मेरे यहाँ पे ये रविंद्र पंचोली जी आते हैं, उनकी ये स्टेटमेंट है ये, हम्म, हिंदू बटा, गला कटा। और यही काम कांग्रेस करना चाहती है कि हिंदू बढ़ जाए, आधी वोट जाए बीजेपी को, बाकी उनको जाए। और जैसे ही ये काम होगा, कांग्रेस और ये सारे 26-28 चोर इकट्ठे होकर ये भारत में आएँगे और सबसे पहला काम ये करेंगे कि हिंदुओं के गले काटे जाएँगे। जैसे हज़ार साल में हमने देखा है, हमारे गले कटे हैं, जो अब इन्होंने हमारा हाल करना है, आप सोच भी नहीं सकते। और उसका ट्रेलर हम इज़राइल में देख चुके हैं। इसलिए मुझे डर लगता है बाहर बैठकर देखिए कई बार आप क्या होता है कि जब आप एक प्रॉब्लम के बीच में बैठे होते हैं, आपको प्रॉब्लम दिखती नहीं है। दूर से आपको और क्लियरली दिखती है कि व्हाट इज़ हैपनिंग। और मैं देख रहा हूँ और इसलिए मुझे दर्द भी है और डर भी लगता है कि कहीं अगर ये चोर आ गए, आप कहाँ जाओगे? भई क्रिश्चियंस के पास बहुत कंट्रीज़ हैं, मुसलमानों के पास बहुत कंट्रीज़ हैं, हिंदू के पास कौन-सा कंट्री है? एक नेपाल था जो हिंदू कंट्री था, उन्होंने भी अपने आप को सेक्युलर डिक्लेयर कर दिया। अब कहाँ हम्म। जाओगे हिंदुओ? भी बंगाल से आप भाग रहे हो, केरला से आप भाग रहे हो, कश्मीर से आप भाग चुके हो, भी राजस्थान से आपको भगाया जा रहा है। आप कहाँ जाओगे? सोचा कभी? अब चॉइस हिंदू की है कि हिंदू कब जागेगा। कल नाज़िया जी मैं बार-बार नाज़िया जी का नाम लेता हूँ, शी वाज़ सो डेस्परेट कि हिंदू कब जागेगा? 80% हिंदू इस कंट्री का जागने को तैयार ही नहीं है। शी सेज मैं अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही हूँ। शी सेज सुमित जी यू आर सिटिंग इन अ कंट्री लाइक चाइना जहाँ पे बोलने की आज़ादी नहीं है। आप हम्म, भारत के लोगों को जगाने के लिए वहाँ से वीडियोज़ बना रहे हो, लेकिन लोग जागने को तैयार नहीं है। ये चॉइस इनकी है। शी सेज आई हैव गिवन अप। शी वाज़ सो डेस्परेट मैंने जो बोलते हैं ना कि हताश हो जाते हैं कोई आदमी। शी वाज़ लाइक दैट। शी सेज मेरे घर के बाहर 2-2 हज़ार लोग आके पत्थरबाज़ी करते हैं और मुझे मारने की धमकियाँ देते हैं, तो भी मैं लगी हुई हूँ। लेकिन हिंदू है कि जागने को तैयार ही नहीं है। नहीं, हिंदू जागेगा, मुझे लग रहा है हिंदू जाग रहा है, क्योंकि देखिए आई 2000 होप दे आई होप इट्स नॉट बिफोर सुमित जी आफ्टर इट मैं इज़ टू इसलिए लेट। मैं इसलिए उम्मीद करती हूँ और भरोसा है मुझे इस बात पर, क्योंकि आप देखिए ना 2014 से पहले हम ये भी नहीं कह पाते थे कि मैं हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ मैं हिंदू, क्योंकि मैं सेकुलर नहीं, मैं तो सांप्रदायिक हो जाती थी, मैं तो हुँ, कम्युनल हो जाती थी। अगर जैसे मैं कहूंगी मैं हिंदू हूँ, बाकी लोग सीना ठोक कर कह सकते हैं कि मैं ये हूँ, मैं अपना मजहब फॉलो करता हूँ। अगर मैं कहूंगी कि मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, तो लोग मुझे सांप्रदायिकता की नजर से देखते थे, लेकिन 2014 के बाद वो नजरिया बदला है। आज की तारीख में मैं और आप वीडियो बनाते हैं, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम करते हैं, जय श्री राम हुँ, बोलते हैं। पहले नहीं हुँ। बोलते थे, क्योंकि पहले जैसे बोलो एक ठप्पा लग जाता था, दूसरे लोग आपको बड़ी ऐसी नजर से देखते थे, अच्छा क्यों? वो नजरिया बदला है। 9.5 सालों और में वो बदली है। और जब लोगों को ये समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है जो बातें आप समझाना चाह रहे हैं, नाज़िया समझाना चाह रही है, या मैं समझाना चाह रही हूँ, या हम जैसे राष्ट्रवादी और भी समझाना चाह रहे हैं, तो लोग ज़रूर समझेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आपने जैसे कहा ना, सेल्फ गोल कर लिया कांग्रेस ने। हमास को समर्थन देकर सेल्फ गोल ही तो क्या, शायद क्योंकि जिस वक्त इंदिरा गांधी ने यासिर अराफात को सम्मान दिया, दोस्ती बढ़ाई, मान्यता दी फिलिस्तीन को, उस वक्त तो सोशल मीडिया नहीं था, लोग अवेयर नहीं थे कि कौन है यासिर अराफात। आज की तारीख में तो खोलकर देख सकते हैं, गूगल है, सोशल मीडिया पर डिबेट्स हैं, लोगों को मतलब एक खबर आती है उसके सारे पहलू लोग देख सकते हैं सोशल मीडिया पर जाकर। अब वन वे ट्रैफिक नहीं है, लोग खुद मोबाइल पर आकर अपनी बात रख सकते हैं। तो जो हुँ। इतनी आजादी मिली है और आप इतनी सारी चीजों को देख सुन सकते हैं, तो मुझे लगता है कि लोग सब कुछ समझ रहे हैं। अब लोग ये नहीं देखते कि अच्छा हमास को समर्थन दे दिया, अब तो ये देख रहे हैं क्यों दिया, मकसद क्या होगा, क्या इसमें भी कोई फंडिंग का एंगल है। अंजू जी, मेरी प्रॉब्लम भारतीयों से एक ही है। हम्म। भारत के लोगों की जो मेमोरी है ना, वो बहुत और शॉर्ट है। शॉर्ट लगता है। वो शॉर्ट भी इतनी है कि भई जो इलेक्शंस हैं, उससे 10-15 दिन पहले जो हुआ, उसी के बेस पर जाकर ये वोट देते हैं।
हमने वेस्ट बंगाल में देखा जब मोदी जी वहाँ जीत रहे थे, ममता बनर्जी ने इतना बढ़िया गेम खेला वहाँ पर, दंगे करा के और करवा के लोग नहीं, सारे नहीं, के सारे नहीं, 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 उनकी तरफ आप मैं भूल एक गए। एक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू यू दैट 9 साल की मेहनत बैंडेज एक आदमी कर बैंडेज रहा पैर है। में बैंडेज पैर में डालकर वो व्हीलचेयर पर बैठ गई थी, आप भूल गए? हाँ, वो सीधे भूल गया मैं। कार्ड नहीं था। मैं कैसे भूल सकता हूँ? लेकिन भारत के लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं और जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए हैं, शी वाज़ रनिंग एज़ इफ कि और फुटबॉल खेल रही थी वो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये जब ड्रामेबाज़ी में जब भारत के लोग फँस जाते हैं और पुराने 9 साल का रिकॉर्ड अब मोदी जी का भूल गए और सिर्फ़ ये देख लिया कर्नाटका के अंदर कि हमें कांग्रेस कौन से 200 यूनिट फ्री दे रही है। उसके बाद आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि इन्हें सोशल मीडिया की बातें जो आज हो रही हैं, वो अगले साल मई तक याद रहेंगी? मुझे इसी बात की तकलीफ होती है कि दैट मीन्स कि दे आर नॉट रेडी टू रिमेंबर एनीथिंग। दे जस्ट सी मुझे आज क्या मिल रहा है या आज कौन-सी न्यूज़ है। दैट मीन्स उस वक़्त जो आज की डेट में राहुल गांधी बोलता है कि हमारे पास एक ऐसा कार्ड है जो मोदी जी को हराएगा। दैट मीन्स दे विल डू समथिंग जस्ट बिफोर द इलेक्शंस ताकि मोदी जी को हराया जाए और इसी बात का मुझे डर है और बाकी जो कंट्रीज़ हैं आस-पास की, वो तो इसी मौके की ताक में है कि कौन पैसे लेके बिकेगा और हमारे खिलाफ सारे काम करेगा। भई आप सोच के देखिए, भारत के खिलाफ पैसे लेकर पूरा मीडिया कैसे उछल-उछल के बातें करता है। भई मैं बोलता हूँ आपको, आप कभी चाइना में या पाकिस्तान में ये करके दिखाइए, पाकिस्तान में चलो पॉसिबल है, आप चाइना में करके दिखाइए एक बार कि यहाँ पे किसी आदमी को खरीद कर आप चाइना के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिला के हिम्मत कराइए, हिम्मत कीजिए। अब पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा क्यों है कि हमारे कंट्री के लोग बिके हुए हैं, अब बाकी कंट्रीज़ में आप ये काम नहीं करवा सकते। देयर इज़ कॉल्ड नेशनलिज्म कि अपने देश को घेरने के लिए आप पैसे लेकर ये काम करेंगे, ये हो ही नहीं सकता। ये काम सिर्फ़ भारत में होता है और यही यही हमारे साथ 1000 साल से होता रहा है। हमारे अंदर ही लोगों ने दरवाज़े खोले किले के और किला नीचे गिर गया और आज भी वही कोशिश है और इसी बात का मुझे दुःख होता है कि लोगों की मेमोरी बहुत शॉर्ट है। पीपल डू नॉट रिमेंबर और हम बार-बार उन्हें रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, 35 साल पहले क्या हुआ, 60 साल पहले क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। लेकिन आज आज हम बोल रहे हैं, कल ब लोग भूल जाएँगे और इस बात की सबसे बड़ी तकलीफ है मुझे। ये आप भी मानेंगी। बिल्कुल सुमित जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि शॉर्ट लिव्ड मेमोरी होती है और लोग भूल जाते हैं। जब वोट डालने के लिए उस मशीन के सामने खड़े होते हैं, तो उनको पिछले 9 साल को कहते हैं ना फ्लैशबैक में देखने की ज़रूरत है, कि क्या हुआ? सिर्फ़ इसलिए नहीं कि 200 यूनिट आपको बिजली मिल रही है, आपको पानी मिल रहा है फ्री में, जो काम आम आदमी पार्टी करती आ रही है, जो फ्रीबीज़ बाँटती आ रही है। देखो ना क्या हाल दिल्ली में हुआ है और क्या हाल पंजाब में हो रहा है। इनके आने के साथ ही फिर से खालिस्तानी खड़े हो गए वहां पर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सच में लोगों को याद रखना है। जब वो वोट देने जाएंगे उनको ये अपने जहन में बिठाना है कि किसके साथ वो सुरक्षित है, किसके साथ देश सुरक्षित है और राष्ट्र सबके लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हम कहाँ हैं? ये आज फीलिंग, ये भावना लोगों के अंदर आनी ज़रूरी है और मैं तो यही कहूँगी सुमित जी कि मैं और आप जब भी ये बात करते हैं, हम ये बात लोगों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। मुझे लगता है कि शायद एक दिन 10 लोग समझेंगे, अगले दिन 100 समझ जाएँगे, फिर 200 समझेंगे और हो सकता है कि ज़्यादा वो तादाद समझ जाए जो वोट डालने के लिए जाती है। तो चलिए हमारी कोशिश जारी है, हमारा फ़र्ज़ है लोगों को दिखाना कि ये सही राह है, ये गलत राह है। अगर उनको गलत पर ही चलना होगा तो फिर तो उनको भुगतना खुद ही पड़ेगा, उसमें हम और आप क्या करेंगे? वो कब मोमेंट आएगा भारत में, जब हम सब एक मिलकर अपने भारत की धरती को बचाने की बात करेंगे। यहाँ पर तो जैसे ही हम बचाने की बात करते हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो खड़े हो जाते हैं कि ये आपने कैसे बोल दिया। ये हुँ, चीज़ें तकलीफ़देह हैं, कब ये नेशनलिज़्म आएगा? मोदी जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश करके एक नेशनलिज़्म प्राइड, नेशन की प्राइड, भारतवासी हम अपने आप को बोलते हैं आज की डेट में और हिम्मत दिखाते हैं कि हम भारत के लिए बात करें। लेकिन अभी हुँ, भी वो तत्व हैं अपने कंट्री के अंदर जो ये चीज़ नहीं होना देना चाहते, जैसे आपने बोला कि अलीगढ़ में हुआ है। ये हुँ। चीज़ को सँभालना, कंट्रोल करना और जड़ से ख़त्म करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, नीड ऑफ द आवर है और मेरे यहाँ पर एक बार शो में एक लेडी आती हैं, शी इज़ अ हाउसवाइफ मीना जी। उनका एक वर्ड है मुझे कभी भूलता नहीं क्योंकि मेरी थोड़ी हिंदी में कमज़ोर है बिकॉज़ इतने सालों से बाहर रहकर हमें आदत नहीं है हिंदी बोलने की। शी यूज्ड अ वर्ड कॉल्ड अतिशीघ्र। तो हुँ, ये जो प्रोजेक्ट है, अब यू नो पूछा बहुत ये जो जल्दी हुआ। ये अति शीघ्र ये करने की ज़रूरत है भारत की सरकार को ताकि पूरा देश एक तार में जुड़ जाए और एक ही डायरेक्शन में चले, तभी तरक्की होती है। चाइना में तरक्की हुई है एक ही रीज़न के कारण। एक 1.54 बिलियन पीपल
एक ही रास्ते में चल रहे हैं कि हमने अपने देश की तरक्की करनी है और हुँ, उसकी तरक्की तभी हो सकती है अगर हम मेहनत करेंगे और तरक्की करेंगे अपनी लाइफ में। तो जब 1.4 बिलियन पीपल एक ही डायरेक्शन में चले, चाइना ने वो काम किया 30 सालों में जो पूरी दुनिया 300 सालों में नहीं कर सकी। शायद भारत का ये मोमेंट है, जहाँ पर हम वी कैन फ्लाई एंड वी कैन टच द स्काई बट पूरी कंट्री को इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए मोदी जी क्या करेंगे? आई डोंट नो। मैं बहुत रिप्रेजेंटेशंस भेजी हैं। आई थिंक यू शुड आल्सो हेल्प मी इन दिस टू वेक देम अप, सेंड द रिप्रेजेंटेशंस कि पूरी कंट्री को आगे एक डायरेक्शन में लेके चलिए। कैसे करेंगे? लेट्स सी। बिल्कुल देखिए अब कैसे होगा, कैसे नहीं होगा ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की तारीख में मैं और आप तो दे ही नहीं सकते, सरकार ही दे सकती है, लेकिन कोशिशें हो रही हैं और अगर साढ़े 9 साल में राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, राष्ट्रवाद हुँ, की भावना लोगों के मन में आई है, तो मुझे लगता है कि एक पॉज़िटिव डायरेक्शन में अब देर आए दुरुस्त आए हम बढ़ तो रहे हैं। तो हुँ, उम्मीद करते हैं कि 2024 में भी वही फीलिंग लोगों के मन में रहेगी और इसी भावना के साथ वो वोट करेंगे। लेकिन आज आपने इज़राइल में जो कुछ हुआ है, उसका भारत में क्या असर हो सकता है? इज़राइल के साथ देश खड़ा है, लेकिन देश की विपक्षी पार्टी कांग्रेस और बाकी लोग हमास के साथ खड़े हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या संदेश जा रहा है? देश में के अंदर क्या संदेश जा रहा है? ये जो तमाम बातें इस पर जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी सुमित जी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेरे लिए खास तौर पर वक़्त निकाला उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। वंदे मातरम।